हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 का 8th क्लास है आज। ठीक है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो जो जो आ गए हैं लाइव चैट में सबसे पहले हाई डाल दीजिएगा। एंड अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो ज़रूर लाइक कर देना। और लेट स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारे जो भी क्लासेस होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस चल रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जब आप उसके साइड में जो बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर देंगे। एंड दिस इज 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 मतलब बायोलॉजी का 3rd चैप्टर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड को कवर ना करके सीबीएसई बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है। तो हर एक चीज़ आपके लिए है इस चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइब तो बनता है। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। और थैंक यू सो मच फॉर 375 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। ठीक है। सो ऑल ऑर्गन्स of female reproductive system are in abdominal cavity. It includes a pair of ovaries, a pair of oviducts, single uterus and a vagina. तो देखिए, पहली चीज तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, मतलब आपके स्टमक इंटेस्टाइन के और थोड़ा सा नीचे। ठीक है। वो सब एब्डोमिनल कैविटी होती है आपकी, तो उसमें होते हैं सब। बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ अंदर होता है बॉडी के। और इसके अंदर क्या क्या आता है? पेयर ऑफ ओवरीज होती है, मतलब दो ओवरीज। पेयर ऑफ ओविडक्ट, दो ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सबका मैं रीजन भी बताऊंगा। एक सिंगल यूटेरस होता है और एक वेजाइना होता है। बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो एक बार्थोलिन्स ग्लैंड का पेयर भी प्रेजेंट होता है। कैसे होता है दिखाऊंगा मैं डायग्राम में, टेंशन मत लो। और इसका कारण क्या होता है वो भी बताऊंगा। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। तो देखिए क्या होता है, हर महीने एक एक ओवम रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में ऑल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। मतलब अगर इस महीने में लेफ्ट वाली ओवरी से आया तो नेक्स्ट महीने में राइट वाली ओवरी से आएगा, ऐसा होता है। तो एक महीने में एक ओवम मतलब एक एग रिलीज होता है। कहाँ से? ओवरी से। कौन सी ओवरी से? ऑल्टरनेटली। ठीक है। एक महीना ये ओवरी, एक महीना दूसरी ओवरी, ऐसे होता है। फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फनल लाइक। तो जो ओविडक्ट है उसका जो फ्री एंड है, ठीक है, मतलब देखिए ओविडक्ट का आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। दिस इज द ओविडक्ट। ठीक है। तो इसका जो फ्री एंड है ये वाला, ठीक है, रुको ये ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो फ्री एंड है ये क्या कहते हैं, एक फनल शेप्ड का है ना। फनल कैसे रहती है? ऐसी शेप की रहती है, राइट। तो ये भी ऐसे ही शेप का दिख रहा है आपको। थोड़ा थोड़ा के वो छोटा होता जा रहा है उस साइड पे, राइट। ये फनल शेप का दिखता है आपको। एंड और आगे क्या है देखिए, एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। oocyte enters the oviduct through that opening। तो देखिए जो हमारा oocyte होता है यहाँ पे, जो oocyte का मतलब है ओवम, एग। ठीक है। तो जो oocyte है वो यहाँ से इसे एंटर करता है दूसरे एंड से। ठीक है। ये भी फनल जैसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, राइट। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से वो ओविडक्ट एक फनल शेप का दिखता है आपको, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। और वहां से ये वाला जो एंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो ओविडक्ट है वो ओवरी से, सॉरी, जो जो ओसाइट है वो ओवरी से ओविडक्ट में जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसे ओविडक्ट इसलिए कहते हैं, डक्ट का मतलब होता है पाइप, ओवी का मतलब होता है ओवम, एग। ठीक है। तो एग को कैरी करने वाली पाइप को हम कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है। और इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। Now, cilia are present on inner surface of oviduct. These cilia push the oocyte toward the uterus. देखिए क्या होता है, आपको पता है कि जो एग है वो बड़ा रहता है, लार्ज रहता है। लार्ज मतलब इतना लार्ज नहीं, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ इन द आप अगर स्पर्म से उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो ज़्यादा लार्जर रहता है। ठीक है। और वो हिल नहीं पाता अपनी जगह से, क्योंकि उसके पास कोई टेल वगैरह नहीं होती है हिलने के लिए। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो खुद नहीं हिलता। वो जो ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। तो ओविडक्ट के ऐसे वॉल्स पर ऐसे होंगे, क्या रहेंगे बोलो? ये होंगे सिलिया। ठीक है। सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसे। और ये सिलिया की वजह से क्या होता है, जैसे सिलिया मूव करते हैं उस सिलिया के साथ साथ ये ओवम भी ऐसे मूव करेगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं सिलिया। ये आपको बात समझनी है कि वो खुद से मूव नहीं करेगा। ओके। सो लेट्स सी द डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक 3D डायग्राम देके रखा है। ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे मैंने ऐसा 2D डायग्राम देके रखा है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। एंड दिस इज द साइड व्यू। देखिए हर एक तरीके से आपको दिखा है। एंड दिस इज द आउटर व्यू। ठीक है। अब देखिए चारों डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले तो
ये वाला डायग्राम आप ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये है ओवरी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ओवरी आपको दिख रही है, राइट, ये दो ओवरीज आपको दिख रही है। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो फेनल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं ओविडक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोलो ओविडक्ट। अगर आप साइड व्यू देखें किसी फीमेल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट की बात है, ये साइड व्यू है इसका, ठीक है। इसको आप अगर एक साइड से तो वो ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे जा रहा हुआ है ऐसे नीचे, तो ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। सो दिस हियर इन द डायग्राम दिस इज द यूटेरस, ये वाला जो है ये है यूटेरस, ओके। यहाँ पे आता है सर्विक्स, सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इनटू द यूटेरस, ठीक है। एंड दिस इज द वेजाइना, एंड वेजाइना से वो बाहर निकलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल्स में, ठीक है। अब मैंने बार्थोलिन ग्लैंड्स की भी बात की थी, तो ये जो ओपनिंग होती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब वेजाइना के बस जस्ट आसपास ही यहाँ पे होते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये भी 2 इन नंबर होते हैं, ऐसे आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख पा रहे हैं इसको, राइट। सो दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड। क्या करते हैं वो भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए कुछ मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बेस्ड भी लाया हुआ है और उसको आपको जरूर देखना चाहिए। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस ओवा एंड स्टेरॉइड, दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स। देखिए जो ओवरीज होती है, ओवरीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स। कल मैंने बताया था कि द टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही फीमेल में जो ओवम है, जो एग है, जो कि फीमेल गैमेट होता है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है ओवरी। तो इसलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल कहते हैं। और ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। हार्मोन कौन से, तो ईस्ट्रोजन हमेशा, एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कब करेगी, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। P फॉर प्रेग्नेंट, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे याद रखना है। एंड इवन द ओवा, दैट इज फीमेल गैमेट, ये दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगर आप ओवरी की बात करें तो ऐसे इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। तो देखिए क्या होती है, ये ओवरी है, मतलब वो हवा में तो लटक नहीं रही होगी, तो इसीलिए ओवरी हमारी जो पेल्विक वॉल होती है, मतलब हमारी जो स्टमक की वॉल होती है ना, स्टमक नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली मुझे, जो हमारी स्किन रहती है, ठीक है, स्किन के अंदर की जो वॉल रहती है, उस वॉल से ये लिगामेंट्स से कनेक्टेड रहती है। किससे कनेक्टेड रहती है, तो लिगामेंट्स से रहती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटेरस से भी ये कनेक्टेड है, वो भी लिगामेंट से, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. तो जो ओवरी है उसका जो कवरिंग है, उसके बाहर का जो कवरिंग है वो है थिन एपिथेलियम, ठीक है। ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, ये पतला सा एक एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होगा। ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब ओवरी के अंदर जो जो चीज़ें वो सब ओवेरियन स्ट्रोमा में कंसिडर की जाती है। द स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। देखिए बहुत ही आपको एक डिटेल में यहाँ पे बताया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जो ओवरी है, फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है जो मैंने अभी अभी सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर स्ट्रोमा होगा। तो अगर स्ट्रोमा का हम आउटर पार्ट को कंसिडर करें, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। जो बाहर का स्ट्रोमा होता है, बाहरी स्ट्रोमा, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं, बोलो, मेड्यूला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओवरी कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स, दैट इज ओवेरियन और ग्राफिकन फॉलिकल्स। देखिए ओवरी के अंदर पहले से ही एग होते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, जैसे मेल्स में आपने देखा था कि स्पर्म प्रोडक्शन पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन फीमेल में एग प्रोडक्शन नहीं होता है जिंदगी भर। वहाँ पे क्या होता है, पहले से ऐसे सेल्स पहले से ही रहते हैं, बाय बर्थ ही रहते हैं, ठीक है। मतलब जब एक औरत मम्मी के पेट में होती है तभी उसके अंदर सेल्स डेवलप हो जाते हैं वो, और उन सेल्स को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स, कुछ भी कह लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सेल्स उसको बाय बर्थ मिले हुए रहते हैं, और हर एक फॉलिकल में इट कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। उस फॉलिकल के अंदर ओवम रहता है, लेकिन ये ओवम अनडेवलप्ड रहता है, अंडर डेवलप्ड रहता है।
जब एक महिला की प्यूबर्टी आती है, मतलब व्हेन द वुमन इज क्या कहते हैं, हैज अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उस एज पर क्या होगा, उस एज पर एक एक करके जो ओवम है वो मैच्योर होके उस ग्राफियन फॉलिकल्स में से निकलते जाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से देखिएगा गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ बोथ गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। तो स्पर्म और ओवम ये दोनों मियोसिस से फॉर्म होते हैं, आपको पता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन। तो जैसे ही जो आदमी है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मतलब प्यूबर्टी जो कि 13-14 ईयर्स की एज होती है इन मैक्सिमम केसेस, ठीक है, वहां से लेकर डेथ तक स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इन द केस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस। तो जो फीमेल फीटस होता है, फीटस का मतलब जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसे फीटस कहते हैं। ठीक है, तो जब वो औरत अपनी माँ के पेट में होगी तभी उसके पास 2 to 4 मिलियन, मतलब 20 लाख से 40 लाख इमैच्योर एग सेल्स ऑलरेडी उसको मिले हुए रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, an oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, that is approximately 45 years of age। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो हमारे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो ग्राफियन फॉलिकल्स एक एक करके हर महीने एक एक oocyte देंगे। ठीक है, एक एक ओवम अपने से निकालेंगे। ठीक है, मतलब एग सेल अपने से एक एक करके रिलीज करेंगे हर महीने एक एग सेल। कब से शुरू होगा, ये करीब 12, 13, 14 साल की उम्र से शुरू होता है। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये कब से शुरू होगा, देखो जब फीमेल में मैच्योरिटी आ जाती है, और कब तक होगा, मेनोपॉज की एज तक। मेनोपॉज का क्या मतलब होता है वो भी आगे देखने वाले हैं, बस इतना समझ लो 45 ईयर्स के आसपास की एज होती है ये, तब तक चलेगा। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब मेनोपॉज होता है तब क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है। एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम either stops or becomes irregular, this causes the menopause। तो 45 से 50 साल की उम्र में क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीशन होता है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या होता है, या तो खत्म हो जाता है या तो इरेगुलर हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, और इसकी वजह से मेनोपॉज होता है, मतलब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसीलिए ये इट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। आफ्टर दैट द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द वुमन इज स्टॉप्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते मियोसिस से बनते हैं, ये तो मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था, राइट। और उसके बाद स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा अच्छे से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हॉर्मोन्स जो है उसका सिक्रीशन डाउन जाने लगता है, और उसके बाद हो सकता है ये स्लो कांस्टेंट हो जाए, बहुत ही कम मात्रा में हो, या हो सकता है वो एकदम जीरो हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, कोई भी एक चीज इसमें से हो सकती है। अब आगे देखते हैं डिटेल में oogenesis। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis नाम के दो प्रक्रिया होती है, उनसे इंसानों में गैमीटोजेनेसिस होता है। मतलब जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेंगे इंसानों के अंदर, वो बनाने की प्रक्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर मेल गैमीट बन रहा है तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और अगर फीमेल गैमीट बन रहा है तो उसे हम oogenesis कहेंगे। करेक्ट, तो हम oogenesis की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। तो ओवम फॉर्म होगा, मैच्योर होगा, उसे हम oogenesis कहते हैं। टेक्स प्लेस इन द ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही होता है। नाउ oogenesis इज इनिशिएटेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स दैट इज oogonia आर फॉर्म्ड विद इन द ओवरी। तो ये कब होता है, ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, मतलब जब माँ के पेट में होती है, जो लड़की है वो माँ के पेट में होती है, तभी ये शुरू हो जाता है oogenesis। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे एग मदर सेल्स बनेंगे। ठीक है, एग मदर सेल्स बनेंगे जिसे हम oogonia भी कह सकते हैं ओवरी के अंदर। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। ये आपको याद रखना है कि लड़की के जन्म लेने के बाद कोई और oogonia नहीं बनने वाला है। oogonia मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte, दे एंटर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड गेट टेम्पररीली अरेस्टेड इन दैट स्टेज। अब देखिए क्या होगा, ये जो oogonia है ये मल्टीप्लाई होंगे, बहुत सारे oogonia बनेंगे और बनेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बनेंगे बोलो, प्राइमरी oocyte। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte, राइट।
यस, और ये जो प्राइमरी oocyte है ये कहाँ से बने थे? उगोनिया। उगोनिया को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? प्रोफेज वन में ही अटके रह जाते हैं। कब तक अटके रह जाते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स टू फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल। तो देखिए, प्राइमरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल और जो प्राइमरी oocyte है, इनमें डिफरेंस इतना ही है कि प्राइमरी oocyte सिर्फ अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और प्राइमरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल कह लो, वो उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के आसपास है ग्रैन्युलोसा सेल्स का एक लेयर। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, सो यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो। नाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं कि जो लड़की है उसने जन्म लिया, जन्म से प्यूबर्टी के एज तक वो हो सकता है कि डिजेनरेट हो जाए, वो खराब हो जाए। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो पहले तो लाखों में थे, ठीक है, 10 लाख 12 लाख कुछ तो हमने देखे थे। लेकिन एक बार प्यूबर्टी पहुंची, मतलब जब 12 13 14 साल की उम्र पे पहुंचे, तब एक दोनों ओवरीज में 60 या 80 हजार ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके आगे अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कैसे होता है, उसके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव डायग्राम मुझे मिला है, तो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, जैसा कि मैंने बताया, अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी oocyte, उसके आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक लेयर है। फिर उसके बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल के पहले वाले स्टेजेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थेका सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte था इसके आसपास और भी कई सारी लेयर्स आ रही है। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम डेवलप्स। अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एंट्रम। ये फ्लूइड फिल्ड होती है, उसमें बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ रहता है। एंड थेका लेयर फॉर्म्स इनर थेका इंटरनल एंड आउटर थेका एक्सटर्ना। तो देखिए, जो थेका लेयर थी पहले एक ही लेयर थी, लेकिन अब वो दो में डिवाइड हो जाती है। एक इंटरनल थेका होगा जिसे हम इनर थेका कह सकते हैं, एक एक्सटर्नल थेका होगा जिसे हम आउटर थेका कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल। अब फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो गया है तो उसे हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा। अब oocyte का मतलब एग होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बताया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन oocyte का मतलब एग होता है ऐसा आप मत समझ लेना, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा, द प्राइमरी oocyte in the tertiary follicle grows and undergoes first unequal meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। तो ये जो प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस मियोसिस 1 होगा, और उससे वो क्या बनाएगा? एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा बोलो? सेकेंडरी oocyte। और मियोसिस से हमें एन मिलता है, एन को हम हैप्लॉइड कहते हैं, करेक्ट। तो प्राइमरी oocyte का हम सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बना रहे हैं बाय मियोसिस, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये कौन सी स्टेज में है? जब प्राइमरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल में था, ठीक है। ये जो टर्शियरी फॉलिकल में था ये तभी ये हुआ, तभी ये हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है। सो सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म उसको मिल जाएगा और ये होगा आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। समझ में आ गई बात? इट इज और वो सेकेंडरी साइटोप्लाज्म क्यों होगा? न्यूट्रिएंट रिच होगा, वो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डीजेनरेट्स। अब यहाँ पे एक पोलर बॉडी भी बनती है, ये पोलर बॉडी क्या होती है वो आपको कोई नहीं पूछने वाला है, इसके बारे में अभी इतना माथाफोड़ी मत करो, ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअली में साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ये आगे डिवाइड भी होती है या डीजेनरेट वहां पे खराब हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? द टर्शियरी फॉलिकल।
अब सेकेंडरी जो टर्शियरी फॉलिकल था हमारा, इट फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। एंड उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन दैट इज जोना पेल्यूकिडा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसे छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा सा आपको कचरा भी मिल जाता है इसमें, तो वो फिल्ट्रेशन करके मैं देता हूँ, वो सब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम फ्रॉम द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte होता है उसे हम ओवम कहते हैं। देखिए डिफरेंस समझिए, oocyte आर टू स्टेजेस, एक होता है प्राइमरी oocyte और एक होता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन जब सेकेंडरी oocyte बनता है वो सेकेंडरी oocyte ओवम होता है एक्चुअल में। जो एक्चुअली में एग जाता है फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द स्पर्म, वो होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, वो टूटेगा, उसमें से निकलेगा सेकेंडरी oocyte जिसे हम ओवम कहेंगे, और वो ओवरी से बाहर निकलेगा। और ये जो प्रोसेस होता है कि वो रप्चर हुआ, उसमें से सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम बाहर निकला, इसे हम कहेंगे ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या है, जब एग ओवरी से बाहर निकलता है तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए एक फ्लोचार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप प्लीज इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पहले आप इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा हो मुझे लाइव चैट में आप जरूर पूछ लेना, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करके देने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो हमें पार्ट पढ़ना है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्पर्म है ओवम है दोनों एक साथ आ रहे हैं, उनसे जाइगोट बनेगा और इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, राइट। फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इसे इंटरनल कहते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। नाउ सेमेन इज इजैक्यूलेटेड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब जो मेल का सेमेन है वो फीमेल के वेजाइना में इजैक्यूलेट किया जाएगा। इजैक्यूलेट मतलब उसके अंदर वो ट्रांसफर किया जाएगा। स्पर्म्स इन द नंबर्स ऑफ अ फ्यू मिलियंस स्टार्ट दैट जर्नी बाय द रूट ऑफ वेजाइना यूटेरस ओविडक्ट। तो स्पर्म देखो कैसे जाएंगे, आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम तो दिया हुआ था, यस। तो देखिए स्पर्म कैसे जाएंगे, स्पर्म्स जाएंगे यहाँ से, पहले वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद यूटेरस, ठीक है ऐसे। और यूटेरस के बाद ओविडक्ट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद क्या होगा, वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में तो एक ही ओवम आया, ठीक है, लेकिन स्पर्म यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूस हुए हैं, मिलियंस में है, लाखों में है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक स्पर्म्स की रेस होती है और लास्ट में सिर्फ एक ही स्पर्म पहुंच के वो ओवम को क्या कहते हैं फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फोटो, राइट, कि बहुत सारे स्पर्म्स आते और इनमें से सबसे पहले जो पहुंचेगा वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो, नाउ from the age of puberty up to the menopause, that is from 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years of age, and ovum is released every month from the ovary, that is out of 2 to 4 million ova. तो total ovary में 20 लाख से 40 लाख एग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इमैच्योर वाले जो कि सही से अभी तक डेवलप नहीं हुए, वैसे वाले ओवा ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो 20 से 40 लाख ओवा है, इनमें से हर महीने एक एक ही रिलीज होता है, इसीलिए ओनली 400 oocytes आर रिलीज अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो सिर्फ 400 के आसपास ही oocyte होते हैं, वो लकी वाले जो मेनोपॉज तक फीमेल के ओवरी में से बाहर आ पाते हैं। रिमेनिंग oocytes अंडरगो डीजनरेशन। तो बाकी के जो oocyte रह गए उनका डीजनरेशन हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे, उनका अब कोई काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बनाए तो इतने सारे, लेकिन एक्चुअली में काम तो 400 या उससे उसके आसपास ही oocyte काम आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखा इसलिए मैंने स्लाइड ली है। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल देखना है। सो ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है एक एक ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ये स्टार मार्क कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
ये तो पिछले साल पूछे गए हैं। तो देखिए ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। जिन लोगों को बोरिंग लग रहा है, कल मैं आपको अश्योर करता हूँ एक नहीं 2 मूवी दिखाने वाला हूँ। कल मतलब परसों, मतलब सॉरी, ठीक है। तो परसों हम इस लेसन को क्या कहते हैं, इस चैप्टर को हम 2 मूवीज देखने वाले हैं। तो आप एकदम ध्यान से नेक्स्ट लेसन में भी जरूर आइएगा, जिससे कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। सो देखिए 3 पार्ट होते हैं ओविडक्ट के। एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला, एक होता है इस्थमस। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला और एक होता है इस्थमस। कहाँ कहाँ होते हैं देखिए, देखिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये है इनफंडिबुलम, सबसे नीचे वाला पार्ट। ये है इस्थमस, जो कि है सबसे बाहर वाला पार्ट, जो सबसे लास्ट में आता है। और जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे एम्प्यूला। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड ओपनिंग विथ मेनी फिंगर लाइक फिम्ब्रिए। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। अगर आप इनफंडिबुलम का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखेंगे। इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिए। क्या कहते हैं बोलो, फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या होते हैं, यहाँ से क्या होता है देखिए, अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेट रखते तो क्या होता है, यहाँ पे ओवम के आने के लिए उसका सरफेस एरिया कम रहता, लेकिन आपने ऐसे कर दिया तो आपको इतना 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 ये सारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी फिंगर्स को ही देख लीजिए, आपकी फिंगर्स की जगह एक प्लेन शेप होता है। और अगर आपको वहां पे कुछ ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग करने में आपको एक प्लेन एरिया पर फट से ड्राइंग हो जाती है, लेकिन फिंगर पे ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी सारी ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से, जिससे कि ओवम को ये आसानी से कलेक्ट कर सकता है। एक चीज हमें पढ़नी है वो है एम्प्यूला के बारे में। एम्प्यूला क्या है, द वाइडर पार्ट, ये जो बीच वाला वाइडर पार्ट है ये थोड़ा सा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द इस्थमस। इस्थमस इज अ नैरो पार्ट, बहुत ही छोटा सा पतला सा पार्ट होता है। एंड इट जॉइंस द यूटेरस, यूटेरस के साथ ये जॉइन कराने वाला है। द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंड द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस। तो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, मतलब ये जो एपिथेलियम है इसके जो वॉल है वो सिलिएटेड है, उसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। उसकी वजह से ओवम यहाँ से यूटेरस की तरफ जा पाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटेरस के बारे में बात करते हैं, जो कि वूम भी कहते हैं हम, जिसे मदर की वूम कह सकते हैं। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। तो अगर आपने पियर देखा होगा, पियर को आप उल्टा करो तो कुछ ऐसे शेप का रहता है, राइट। तो ऐसी ही शेप का रहता है यूटेरस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। तो इसके पीछे से लिगामेंट्स निकलते हैं और वो लिगामेंट्स हमारी स्किन की वॉल को, अंदर की वॉल को कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये हवा में तो लटक नहीं रही होगी। नाउ यूटेरस हैज 3 पार्ट्स, अपर फंडस, मिडल बॉडी एंड टर्मिनल सर्विक्स। तो यूटेरस में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं अपर फंडस, ठीक है। एक होता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं मिडल बॉडी, और एक होता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं टर्मिनल सर्विक्स। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। सर्विक्स ओपन्स इनटू द वेजाइना। तो यहाँ से सर्विक्स है, सर्विक्स से बाहर निकले कि यहाँ पे वेजाइना आ जाता है, ओके। द यूटेराइन वॉल हैज 3 लेयर्स। जो यूटेरस की वॉल होती है ना, उस वॉल के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे बाहर की होगी, सबसे बाहर की पतली सी मेम्ब्रेन होगी, उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होती है, जो सबसे बाहर वाली पतली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। उसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है, मिडल लेयर, उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। दिस इज द मिडल थिक लेयर, ये काफी थिक होती है, ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल की बनी हुई रहती है। मतलब दिस इज स्मूथ मसल कैसी होती है, आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है कि दिस इज नॉट इन आर विल, हमारे हिसाब से काम नहीं करती। देखिए जब प्रेगनेंसी के लास्ट मोमेंट्स रहते हैं, मतलब जब 9 महीने पूरे होते हैं ना, जब बेबी को बर्थ देने का टाइम आ जाता है, तब ये ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इससे एग्जाम में अगर नहीं सुना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मायोमेट्रियम होती है ना, मायोमेट्रियम, इसकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करने लगते हैं। उसकी वजह से मदर को पेन होता है, ठीक है। मदर को पता कैसे चलेगा कि जो बेबी है वो मैच्योर हो चुका है, वो वैसे पता चलेगा कि जो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स है, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगती है। उसकी वजह से मम्मी को पता चलता है कि द बेबी इज रेडी टू बी गिवन बर्थ।
ठीक है, तो आपको एंडोमेट्रियम नहीं लिखना है भाई एग्जाम में। बहुत लोग एंडोमेट्रियम लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि मायोमेट्रियम इसका आंसर होता है, और इसी की वजह से लेबर पेन्स होते हैं मदर को। ठीक है, और उसके बाद थर्ड इज एंडोमेट्रियम। इट इज द इनर ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर क्या कहते हैं, यूटेराइन वॉल। ठीक है, तो ये कैसी होगी, ग्लैंडुलर होगी, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, एंड वैस्कुलर होगी, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं, ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, इसको ब्लड का एनॉर्मस सप्लाई होता है, क्योंकि ब्लड में से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आने वाले हैं। और एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम के ऊपर ही जो बेबी है वो आके इम्प्लांट होने वाला है। वो सब क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। ओके, अब हम वेजाइना की बात करते हैं, ध्यान से देखना। Now, it opens to exterior between urethra and anus. क्या होता है, देखिए ये वेजाना, देखिए क्या होता है, मेल्स में हमने देखा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यहाँ से यूरेथ्रा निकाल रहा है। ठीक है, और ये दोनों बाजू से क्या हो रहे हैं, स्पर्म्स आ रहे हैं, और ये सब का एक कॉमन यहाँ पे डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये कॉमन एक ही डक्ट होता है जिसमें से यूरिन भी आएगा, सेमेन भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स होती है उनके अंदर सब अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे आगे है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा यहाँ से गुजरता हुआ आपको दिख रहा है अलग से। फिर यहाँ से आपका आता है वेजाइना, ये वेजाइना भी अलग से गुजरता है। और यहाँ से आता है एनस। ठीक है, एनस तो एक्चुअली टोटली डिफरेंट है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता, वो तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, राइट। तो एनस सबसे पीछे यहाँ पे, वो उसका एक होल रहेगा, और जो हमारा यहाँ पे वेजाइना है और जो यूरेथ्रा है उसके अलग अलग यहाँ पे ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, सो वेजाइना इज, इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। तो यूरेथ्रा और एनस इन दोनों के बीच में से निकलेगा वेजाइना। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, सो लेट्स चेंज द कलर now. The lumen of vagina is lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin's gland. तो ये जो वेजाइना होता है इसका लूमेन मतलब इसका जो आउटर वॉल होता है, ठीक है, ये आउटर वॉल में क्या क्या होते हैं, इट हैज ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन कैसी रहती है, म्यूकस की रहती है। म्यूकस मतलब वहाँ पे ऐसा मेम्ब्रेन है कि वो स्मूथली सब कुछ वहाँ से हो सके। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड भी होते हैं यहाँ पे। द secretions of Bartholin's gland lubricate the penis during sexual act. तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब पेनिस आसानी से इंसर्ट हो सके, इसके लिए ये बार्थोलिन ग्लैंड कुछ सिक्रीशंस देते हैं। ठीक है, वहाँ पे एकदम स्मूथ हो जाती है सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड टू नो, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause, that is 40 to 50 years old. तो oocytes तो तब भी रिलीज होंगे लास्ट वाले पार्ट में, मतलब मेनोपॉज के आसपास वाले एज में भी, लेकिन देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज बीन डिमिनिश्ड टिल नाउ। अभी तक उनका डिवाइडिंग जो एबिलिटी आ रही, इतने सालों से वो पड़े हुए ओवरी में, कभी तुमने उनको निकाला है, तो उनकी जो डिवीजन की एबिलिटी है, मियोसिस करने की एबिलिटी है, अभी वो काफ़ी कम हो चुकी है। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली, उनका जो मियोसिस है वो ठीक से नहीं हो पाता। इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड, द न्यू बॉर्न्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। मतलब अगर इस एज में 40-50 साल की एज में अगर रिप्रोडक्शन किया जाता है तो इस एज में हो सकता है कि इन oocytes से जो नए बच्चे पैदा हो उनको कुछ एबनॉर्मेलिटीज फेस करनी पड़े, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ऐसी बीमारियों के साथ ये पैदा होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होता है ये 40 साल के पहले ही कंप्लीट कर लेना सही होता है, ऐसा माना जाता है। अब हम PYQ देख लेते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ विमेन, विमेन का बाहर से जेनिटालिया कैसे दिखता है वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। So it consists of mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा डायग्राम आप देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं इसका क्वालिटी क्यों क्या कहते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे वाला डायग्राम हम रिफर करते हैं, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो देखिए पहली चीज हमें पढ़नी है मॉन्स प्यूबिस, अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये, इसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, और इसके ऊपर प्यूबिक हेयर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाल रहते हैं। उसके बाद देखिए ये होता है कैसा रहता है, फैटी टिश्यू रहता है, इसमें काफ़ी सारा टिश्यू रहता है जिसमें फैट्स फिल्ड होते हैं, जिससे कि अंदर की सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन हो सके। उसके बाद वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। सो इट इज़ अ मीडियन चैनल, इट इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो देखिए
ये जो बाहर के आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये जो बाहर के आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में दो चीजें आती है, एक होती है लेबिया मेजोरा जो कि बाहर वाले फोल्ड्स होते हैं, और एक होता है लेबिया माइनोरा जो कि अंदर वाले फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइमेन, जिसे हम मेडन हेड भी कहते हैं, अ मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वेजाइना यहाँ से आ रहा है तो वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है हाइमेन, ठीक है। और हाइमेन इज टेम्पररी, क्योंकि अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो वेजाइना की एंट्री को ब्लॉक किया हुआ नहीं चलेगा, तो हाइमेन को हटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि अगर हाइमेन टूटा हुआ है, हाइमेन इज इफ इट इज टोन या इट इज ब्रोकन, तो इसका मतलब होगा कि द क्या कहते हैं, द वुमन हैज ऑलरेडी अंडरगॉन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो अगर पहले क्या सोचते थे, पहले की सोच ऐसी थी कि अगर हाइमेन इज टोन तो इसका मतलब लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। लेकिन उसके बाद रिसर्च से हमें पता चला कि हाइमेन में ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट आइटम्स एटसेट्रा। तो कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कि हाइमन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने की वजह से भी वो टूट जाता है। सो इट इज़ नॉट लाइक हाइमन टूटा हुआ इसका मतलब लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही ऐसा ज़रूरी होगा। और कुछ और केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन प्रेजेंट है, वो साइड में बस हट गया है, ठीक है। सो द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कि भाई उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है नहीं किया है, ये बताने के लिए हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइमेन के बारे में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट इज क्लिटोरिस, अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पे यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा के सामने होगा हमारा क्लिटोरिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा वेजाइना, वेजाइना के सामने होगा हाइमेन, हाइमन, और यहाँ पे यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के सामने होगा क्लिटोरिस। ऐसे अलग अलग ओपनिंग्स होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हमने जो एक्सटर्नल जेनिटालिया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेन चीज़ें उसकी पढ़ ली है। लेकिन एक चीज़ जो है जो आपको एक्चुअली में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ अबाउट मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैमरी ग्लैंड जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। सो पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैमरी ग्लैंड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो दो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं आपको पता है, एंड इट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एंड उसके अंदर फैट भी भरा हुआ रहता है। नाउ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मैमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, दैट इज मैमरी एल्वियोलाई। तो देखिए इसके छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स कर सकते हैं हम, ऐसे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ऐसे पार्ट कर सकते हैं। और हर एक पार्ट के अंदर क्या होंगे, हर एक पार्ट के अंदर होंगे मैमरी एल्वियोलाई। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर पर्पल कलर के, इन्हें हम कहते हैं मैमरी एल्वियोलाई, और इनमें से ही दूध निकलता है। The cells of the alveoli secrete milk. It is stored in the cavities, that is lumen of alveoli. तो जो मैमरी alveoli होते हैं, जो पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर्स है, ये मिल्क सिक्रीट करते हैं, इनमें से दूध निकलता है, और दे आर स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ alveoli. alveoli के ल्यूमेन होते हैं, ल्यूमेन नाम के पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये मिल्क स्टोर होता है। देखिए इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। द alveoli ओपन इनटू द मैमरी ट्यूब्यूल्स। देखिए यहाँ पे alveoli है, ठीक है, एल्वियोलाई से वो जाएंगे मैमरी ट्यूब्यूल्स में, और उस मैमरी ट्यूब्यूल को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स है। कई सारे मैमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मैमरी डक्ट। तो फॉर एग्जांपल अब ये एक लोब है, ठीक है, तो इस लोब के सारे मैमरी ट्यूब्यूल्स एक साथ आके एक मैमरी डक्ट बनाएंगे, ठीक है, सारे मैमरी ट्यूब्यूल्स एक साथ आके एक मैमरी डक्ट बनाएंगे। अब सारे मैमरी डक्ट्स एक साथ आएंगे और उससे बनेगा एक मैमरी एम्प्यूला, और मैमरी एम्प्यूला कनेक्टेड होगा लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट से थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। ये जो निप्पल होता है, यहाँ पे निप्पल के अंदर होता है लैक्टिफेरस डक्ट, और उसमें से मिल्क इज सक्ड आउट। तो सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैमरी एल्वियोलाई में होता है, उसके बाद मैमरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, उसके बाद मैमरी डक्ट में जाता है, उसके बाद मैमरी एम्प्यूला में जाता है, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। ओके,
सो आई होप दोस्तों आज के सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स पुट देम इन द कमेंट सेक्शन या अभी के अभी लाइव चैट में पूछ लेना. एंड दिस इज माय अदर चैनल स्टडी पॉइंट फॉर क्लासेस 9 एंड 10. यहाँ पे मैंने सारे जो चैप्टर है उसके एक एक करके अभी बैकअप अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. सो इफ़ यू डोंट फाइंड एनी चैप्टर, आपको ढूंढना नहीं है तो आप सीधे उस चैनल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा. ठीक है, मतलब अभी के लिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी मैं उसके ऊपर अपलोड कर ही रहा हूँ. ठीक है, और उसके बाद उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एनटीएससी नोट्स और बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं. परसों का सेशन, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, 20 मिनट्स के आसपास का, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है. ठीक है, और इसके अंदर हम 2 मूवीज़ देखेंगे, तो सभी लोग ज़रूर आना. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो ज़रूर कर लेना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन बाय बाय. एंड आई होप आपने जो भी आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह सबकी तैयारी आज आपकी हो चुकी है. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.